नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं नरेंद्र मिश्रा और आज उपस्थित हुआ हूँ आपको विलियन लेसन का पार्ट 4 पढ़ाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने विलियन लेसन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, पार्ट सेकेंड पढ़ा है और पार्ट थर्ड पढ़ा है। पार्ट फर्स्ट में हमने विलियन लेसन के विषय में पढ़ा था और उसका वर्गीकरण क्या होता है ये हमने पढ़ा था। पार्ट सेकेंड में हमने विलियन का मापन पढ़ा था और उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट थर्ड और पार्ट सेकेंड, जिसमें दोनों में मापन की ही कहानी है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को शेयर भी करें। तो आज हम पढ़ेंगे विलियन लेसन का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हेनरी का नियम। क्या पढ़ेंगे? हेनरी का नियम। तो यहां पर हम बताना चाहेंगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और इस नियम में हम द्रव में गैस की विलेयता के विषय में पढ़ते हैं। बच्चों, इस नियम से न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आते हैं और इस नियम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। तो आज हम इसके विषय में पूरा अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं हेनरी का नियम। तो सबसे पहले हमको जो समझना है, हेनरी का नियम कब लगता है? यदि किसी भी न्यूमेरिकल में विलायक होता है वो विलायक दिया गया हो द्रव अवस्था में, और जो विलेय होता है उस न्यूमेरिकल में या किसी भी न्यूमेरिकल में जो विलेय होता है वो दिया गया हो आपको गैस अवस्था में, तो वहां पर हेनरी का नियम अप्लाई होता है। लेकिन यहां पर हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे मेरे प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर विलायक और विलेय में हेनरी का ही नियम लगे। यहां पर कंडीशन दी गई है, ऐसा विलेय जो विलायक में केवल घुल जाता है, ऐसी गैस जो द्रव में केवल घुल जाती है, केमिकल रिएक्शन नहीं करती है, समांगी विलयन बनाती है, वहीं पर द्रव में गैस का विलयन बनता है और वहीं पर हेनरी का नियम लगता है। तो आइए पढ़ते हैं हेनरी का नियम। क्या है हेनरी का नियम? ध्यान दीजिए, हेनरी का नियम है स्थिर ताप पर। हम बात करेंगे स्थिर ताप पर भी। तो पहले नियम लिख लीजिए आप लोग, प्लीज कॉपी पेन उठाइए। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अर्थात अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, घटाया बढ़ाया ना जाए, उस स्थिर ताप पर कोई द्रव ले लिया जाए और उसमें ऐसी गैस ली जाए जो उसमें विलेय हो, केमिकल रिएक्शन न करे और अविलेय भी नहीं होनी चाहिए, पार्शियली भी नहीं होनी चाहिए, विलेय होनी चाहिए। हालांकि पार्शियली हो सकती है, उसी हिसाब से हमारा कैलकुलेशन आएगा। तो स्थिर ताप होना चाहिए और गैस द्रव में विलय होनी चाहिए। कितनी गैस घुलेगी, किसी विलायक में कितनी गैस घुलेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस गैस पर हम कितना दाब डाल रहे हैं, कितना दाब लगा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इसका सूत्र होता है गैस पर लगाया गया दाब P इज प्रोपोर्शनल टू यहां पर लेंगे हम M। ये जो M है ये गैस का मास है, गैस की मात्रा। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ये नियम हमारा तब लगता है जब हम किसी गैस को द्रव में घोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखिएगा, ये तो हमारे हेनरी का नियम तब लगता है जब किसी गैस को हम द्रव में घोल रहे हो, गैस को द्रव में घोल रहे हो। क्या कर रहे हो? घोल रहे हो, तब ये हमारा नियम लागू होता है। जबकि इसकी दूसरी साइड भी है, और दूसरी साइड क्या है? यदि हमको ऐसा विलयन दिया जाए जिसमें पहले से ही कोई गैस घुली हुई है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें गैस की कितनी मात्रा है? ध्यान देना, गहराई समझना इसको। ये पहला नियम जो है, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ये तब लागू होता है जब हम किसी गैस को द्रव में घोल रहे हों। और जो दूसरा नियम है वो तब लागू होता है जब हमको विलयन दिया जाए जिसमें गैस पहले से घुली हुई है। तो वहां पर क्या नियम लगता है कि किसी विलयन में गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दाब विलयन में उस गैस के मोलन्स के समानुपाती होता है। फिर ध्यान दीजिए, किसी विलयन में उपस्थित गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस गैस के मोलन्स के समानुपाती होता है, बशर्ते टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब तापमान वहां भी स्थिर रहेगा। तो यहां पर क्या नियम लगता है? यहां नियम लगता है P इज प्रोपोर्शनल टू X1। ध्यान दीजिए बच्चों, ये X1 है। X1 क्या है? 1 लगा है तो विलेय के लिए होगा। X क्या है? मोलन्स होता है, मतलब ये विलेय का मोलन्स हो गया। अब दोनों ही सूत्र में प्रोपोर्शनल हटा देते हैं, तो क्या बनता है? P बराबर KHM। और अगर इस सूत्र में हटाते हैं तो हो जाएगा P इक्वल टू KH X1।
ध्यान दीजिए बच्चों, m यहां पर गैस का द्रव्यमान है, p यहां पर लगाया गया दाब है, और kh क्या है, हेनरी स्थिरांक। kh क्या है, हेनरी स्थिरांक। और बच्चों ध्यान देना है यहां पर ध्यान देना है आपको, यहां पर भी वही लिख रहे हैं, kh क्या है, हेनरी स्थिरांक है, सेम बिल्कुल, kh हेनरी स्थिरांक। अब देखिए जब आप इन न्यूमेरिकल फार्मूले से न्यूमेरिकल हल करते हैं, इन फार्मूले से न्यूमेरिकल हल करते हैं तो क्या होता है, गड़बड़ी कहां होती है, ध्यान देना। अगर आपको दाब दिया गया है वायुमंडल में, किसमें दिया गया है, वायुमंडल में, तो हेनरी स्थिरांक भी आपका वायुमंडल में ही होना चाहिए। न्यूमेरिकल का आंसर बिल्कुल सही सही आएगा। अगर दाब आपको दिया गया है पास्कल में, तो हेनरी स्थिरांक भी आपका सेम पास्कल में ही होना चाहिए। अगर दाब दिया गया है हमको मिलीमीटर एचजी में, तो हेनरी स्थिरांक भी हमारा मिलीमीटर एचजी में ही होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों की वैल्यू यूनिट जो होती है उनको अगर हम सेम रखते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आता है। अब यहां पर जो x1 है ये विलेय का मूलंश है, और x1 को हम खोलेंगे तो x1 के लिए हमने कल पढ़ा था x1 इक्वल टू होता है n1 अपान n1 प्लस n2। ये n1 क्या है, विलेय का मूलंश, n1 विलेय का मूलंश, यहां भी n1 विलेय का मूलंश, यहां पर n2 विलायक का मूलंश। देखिए और इनके फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, n1 इक्वल टू होता है W1 बटे MW1 और n2 इक्वल टू होता है W2 बटे MW2। देखिए इस फार्मूले को रखिए, इस फार्मूले को रख करके ओपन करके हम, अगर हमको दाब दिया गया है और kh हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया है, मात्रा दी गई है, तो हम विलेय या विलायक में से किसी का भी अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के द्वारा हमको पूरा कंफर्मेशन हो जाता है हमको क्या ज्ञात करना है। अब जरा बात करते हैं बच्चों, हेनरी का नियम हम क्यों पढ़ें, जरा समझना। तो क्लास 12th में हेनरी का नियम हमको लिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, इसकी सीमाएं लिखा दी जाती हैं, कह दिया जाता है याद कर लाइए, सूत्र याद कर लीजिए, नियम याद कर लीजिए, पेपर में आएगा ये लिख देना। मामला ये नहीं है, मामला हम आर्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं, इतिहास थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हम उसका सर याद करेंगे, हम जियोग्राफी थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हम लंबाई चौड़ाई नापेंगे, सूर्य से दूरी हमारी कितनी है, चंद्रमा से दूरी कितनी, इसको हमने रट्टा मार लिया। नहीं भाई, हम साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस पढ़ने वाले बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, और साइंटिस्ट का मतलब होता है जो कैलकुलेशन करे, अपना दिमाग चलाएं। तो आपको भी दिमाग चलाना है। हेनरी का नियम कहां लागू होता है, पहले यह बात करिए। हेनरी का नियम लागू होता है कि जब भी किसी विलायक में कोई गैस विलेय घोली जाए या घुली हो, दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई एग्जांपल है जहां पर किसी विलायक में गैस घुली होती है, याद करिए। एग्जांपल है जब जो आपने अपने घर में एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कहां से आती है, याद कीजिए। तो इनका उपयोग बहुत बड़े बड़े लेवल पर होता है। और कैसे होता है, कैसे करना है, या जब भी कोई नई खोज होती, कोई विलेन बनता है, तो वहां पर कोई गैस डिजॉल्व है, कितनी गैस घुली हुई है, कितनी गैस उससे निकल रही है, कितना निकलनी चाहिए, इनकी सबकी जानकारी हमको हेनरी के नियम से ही मिलती है। इसका उपयोग रिफाइनरीज में भी होता है, तेल शोधन कार्यशालाओं में भी होता है। इसलिए प्लीज इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। हम मिलते हैं इसके बाद आगे राउल्ट्स के नियम में।